नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र रहिए इस चैनल पर हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का जो नया सिलेबस आया है उसमें जो यूनिट नंबर 6 है, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। और सिलेबस वाला आप वीडियो हमारा देख लीजिए जिससे हमने डिस्कस किया है। और यूनिट 6 बड़ी ही प्रोमिनेंट होने वाली है क्योंकि हर यूनिट से 10 मार्क्स कवर होंगे। आप जानते हैं कि नई यूनिट के रूप में आप यूनिट 10 को देख रहे होंगे जिसमें जनजातीय आया है। देखिए, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत पहले से ही आप जनजातियां पढ़ते थे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ते। हालांकि इस बार ये है कि उसमें थोड़ी सी डेप्थ रहेगी, वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकल के 10 आएंगे। पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 और 2 आ जाते थे, मध्य प्रदेश के अंदर ही इंक्लूड था। तो अब उसको काफी गहराई से और काफी ठीक से पढ़ने पड़ेगा, तब जाके वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बनेंगे। लेकिन यूनिट 6 में इंडियन इकोनॉमी और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, ऐसा नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पहले सिलेबस में नहीं थी, लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि अब यहाँ से 10 मार्क्स का आएगा इंडियन इकोनॉमी और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से लेके, जिसको मैंने सिलेबस में डिस्कस किया। तो अब इसको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा जो टॉपिक हमको दिया है, तब जाके हमसे वो चीज यहाँ पे आप उसमें 10 मार्क्स वहां पे ले पाएंगे। आसान नहीं रहेगा क्योंकि इकोनॉमी थोड़ा सा क्या होती है, साइंटिफिक होती है, तो उसका समझना सरल भाषा में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जो आदमी उससे रिलेट चूंकि कम करता है, आम जीवन में इस्तेमाल उसके चारों ओर इकोनॉमी, लेकिन वो उसको रिलेट करने में कहीं ना कहीं चूकता है। क्योंकि इससे पहले जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस रहा है, मेंस में तो फिर भी इकोनॉमी थी, लेकिन प्रीलिम्स में बिल्कुल नहीं थी, तो बच्चा बहुत कम ध्यान देता था। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेता था, तो उसने कहा कि भाई इससे कवर अप हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा नहीं आता था। लेकिन इस बार उसका अच्छा खासा वेटेज है। और मेंस में भी आप देखिए 150 नंबर की अकेला इकोनॉमिक्स का एक पार्ट उन्होंने जोड़ दिया, वो भी मेंस के सिलेबस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए वहां पर ध्यान नहीं देते। वो आप सिलेबस वाली वीडियो में आप जाके देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे भाई। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल, नियंत्रण के आधार पर। दो प्रकार से इकोनॉमीज को हम डिफाइन करेंगे। तो जब हम विकास के आधार पर देखेंगे, डेवलपमेंट के आधार पर देखेंगे, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है और मिक्स्ड इकोनॉमी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रण के आधार पर दो प्रकार से अर्थव्यवस्था होती है, एक विकसित अर्थव्यवस्था और एक विकासशील अर्थव्यवस्था। हालांकि एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब अल्प विकसित देश इस तरीके से कोई रहा नहीं है, इसको किसी को स्वीकार नहीं किया जाता आज की ग्लोबल वर्ल्ड में, इसलिए वो चीज यहाँ से अब हमने यहाँ से हटा दी है। एक कंसेप्ट और भी था कि अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक खुली अर्थव्यवस्था, एक बंद अर्थव्यवस्था। तो आज के वैश्विक परिदृश्य में कोई भी देश दुनिया का बंद अर्थव्यवस्था पूर्णता नहीं हो सकता है। हालांकि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो काफी कुछ बंद अर्थव्यवस्था जैसा, हालांकि उसके रिलेशन चाइना से हैं और वहां से उसका लेन देन चलता है, क्योंकि आप इस विश्व में आप ऐसे नहीं रह सकते हैं कि हर चीज में आप आत्मनिर्भर हो जाए, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के लिए आपको दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा। तो अब टेक्निकली हम देखेंगे तो इकोनॉमीज की यही टाइप है, एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी। शुरुआत हम करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे जब हम कहेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। पहला हमने यहां पर लिखा है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम से यहां कहने का तात्पर्य है परंपरागत अर्थव्यवस्था। इसमें दिस इकोनॉमिक सिस्टम रिटेन्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच देयर इज अ वेरी लिटिल स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर। A traditional economic system is most likely to be found in rural settings or in such developing nations where farming is predominant. Such settings usually have very few resources to share. अब देखिए, ये अर्थव्यवस्था क्या है। दूसरी हमने कमांड इकोनॉमिक सिस्टम बताई है यहाँ पर, ठीक है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था जैसी होती है, और दूसरी है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसी होती है। तो ये जो अर्थव्यवस्था है जिसको हम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं, ये एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
और भारत जैसे देश में ये अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से आपके काम करती है। जरा समझने की हम कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आपको कमांड इकोनॉमिक सिस्टम बताते हैं। जरा इसको आप एक डेफिनेशन जो हमें यहाँ लिखी है वो देख लीजिए। कमांड और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम हैज अ डोमिनेंट सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। The economy is such a country that is controlled by the government. It is the sole decision making authority of determining production and allocation. Ideally, the command system takes into consideration the best interest of its populace. अब जरा इस चीज को समझिए, मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ। समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीकृत जो डोमिनेंट है, जो कैसा होता है, केंद्र का होता है, ये केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है। सपोज दैट, अब हालांकि समाजवादी अर्थव्यवस्था दुनिया में क्यूबा नाम के एक देश में हो सकती है, और रशिया जब 1991-2 के पहले जब तक वो ब्रेक नहीं हुआ था यूएसएसआर, तब तक भूतपूर्व सोवियत संघ जो है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था था। चाइना भी बहुत लंबे समय तक समाजवादी अर्थव्यवस्था रहा, 1990 तक। उसके बाद वो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हुआ। तो पूर्णतः समाजवादी देश आज कोई है नहीं, फिर भी अपन कहेंगे तो क्यूबा है। और क्यूबा जो है नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका के नीचे जो है, आप देखेंगे तो छोटा सा है, उसको बाउल ऑफ शुगर भी कहा जाता है। और वहां बहुत बड़े समाजवादी नेता हुए, फिदाल कास्त्रो, जिनकी 2019 के आसपास जो है डेथ हो गई थी। ही इज द वेरी प्रोमिनेंट लीडर ऑफ सोशलिस्ट। अब आप देखिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में हमने क्या बोला कि सत्ता कैसी होती है, केंद्रीकृत होती है। अब इसको थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। ऐसा होता है कि हर चीज पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार ही सड़कें बनाएंगी, सरकार ही बसें चलाएंगी, सरकार ही रेलवे स्टेशन बनाएगी, सरकार ही रेलवे चलाएगी, सरकार ही एयरपोर्ट बनाएगी, सरकार ही एयरलाइंस कंपनी भी चलाएंगी। शासकीय जैसे रिसोर्सेस का जो एक्सप्लाइटेशन होना है, जो दोहन होना है, तो कोयला भी सरकार निकालेगी, पेट्रोल भी सरकार निकालेगी, बेचेगी भी सरकार। सरकारी पेट्रोल पंप होंगे, सरकार की नेचुरल रिसोर्सेज की गैस होगी। हर एक चीज पर आप देखिए, स्कूल भी सरकारी होंगे, हॉस्पिटल भी सरकारी होंगे, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां भी सरकारी होंगी, आईटी में भी देखिए सरकार ही करेगी। तो जब हर चीज में सरकार का हस्तक्षेप रहेगा तो उसको बोला जाता है कि हर चीज को कंट्रोल कौन कर रहा है, सरकार कर रहा है, सरकार ही नौकरियां देगी। तो इस अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं करप्शन बढ़ जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। लाल फीताशाही शब्द सुना होगा आपने, नौकरशाही शब्द सुना होगा आपने, कि किसी भी सरकारी आप जब दफ्तर में जाते हो तो एक सीरियल आता था सब टीवी पर, ऑफिस ऑफिस करके, उसमें यही होता था। मुसद्दी लाली कैरेक्टर था, वो बिजली ऑफिस जाता था तो बोलते थे टेबल नंबर 2 पे चले जाओ, टेबल नंबर 3 पे चले जाओ, अब 500 रुपए दे दो, अब 1000 रुपए दे दो, तब जाके आपकी लाइट सुधरेगी इसमें ही। तो उसमें नियमों की कमी बताकर कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, आपके पास वो डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, आपके पास ये कमी है, इतना पेपर वर्क बताते थे, तो उसमें करप्शन के लिए जगह बनाते थे। तो इसमें एक समस्या ये थी कि करप्शन सबसे बड़ी समस्या। दूसरी समस्या इसमें ये आती थी करप्शन के अलावा कि व्यक्ति के अंदर उदासीनता आती थी। भाई दो टीचर हैं या दो डॉक्टर है, एक डॉक्टर बहुत ब्रिलियंट है, बहुत अच्छी रिसर्च कर रहा है, लेकिन उसे मालूम है कि हमारी सैलरी फिक्स्ड है और हमारी सैलरी वैसे ही आगे बढ़ेगी जैसे कि मेरे साथी की बढ़ रही है, और वो अपने साथी के कंपैरिजन में बहुत आगे, उसका लगता है कि मेरे अंदर बहुत कैलिबर है, बहुत आगे जा सकता हूँ। तो शासकीय नौकरियों में सुविधा होती नहीं, आपको तो धीरे धीरे प्रमोशन मिलेगा। भाई आप मान लीजिए डेप्यूटी कलेक्टर बनते हैं स्टेट पीएससी से, तो धीरे धीरे प्रमोट होकर आप जो है ऊपर जाएंगे। आपके साथ जो डेप्यूटी कलेक्टर बनेंगे वो भी आपके अंदर यदि विशेष कैलिबर है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको जो है तुरंत कोई बहुत बड़ा पद दे दिया जाए, ऐसी सुविधा नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं उदासीनता भी लोगों के अंदर आ रही थी। फिर लोगों को ऐसा लगा कि जब भाई इतने ही काम करने में इसको इतनी सैलरी मिली, तो हम क्यों ज्यादा मेहनत करें, रिसर्च करें, ज्यादा करें, इसमें हमको कुछ सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, कुछ प्रोग्रेस तो हो नहीं रही है, हमको कुछ हेड तो बनाया नहीं जा रहा है। तो ये एक दूसरी इसमें समस्या आ रही थी, और हर व्यवस्था की अपनी कमी थी। और धीरे धीरे आपने दुनिया से देखा होगा, समाजवाद खत्म हो गया, समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं। अब कोई भी देश समाजवादी अर्थव्यवस्था बचा नहीं, क्योंकि जब पूरी तरीके से सेंट्रल का कंट्रोल हो जाता है, उसका डोमिनेंस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इस अर्थव्यवस्था का फेलियर सामने आता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा, द इकोनॉमी इन सच अ कंट्री दैट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट
इट इज अ सोल डिसीजन, ये एकमात्र डिसीजन लेके ये बैठ के लेते हैं। जो भी केंद्र में, जैसे यूएसएसआर की बात करें तो मॉस्को से पूरे डिसीजन होते थे, चाइना की बात करें तो बीजिंग से डिसीजन हो रहे हैं, क्यूबा की बात करें तो वहां की कैपिटल से हो रहा है। जैसे इंडिया का उदाहरण ले लेते, जैसे इंडिया में समाजवादी अर्थव्यवस्था होती जैसे 70s तक थी, तो पूरे डिसीजन जो है दिल्ली से हो रहे हैं, नीचे पूछे ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो होता है, इट इज द सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फॉर डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन एंड एलोकेशन, मतलब कितना हमको उत्पादन करना है, कितना हमको बांटना है, उस सब का एकमात्र डिसीजन जो है केंद्र में बैठे लोग ले रहे हैं, जनता से पूछा नहीं जा रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन है नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स इसमें है नहीं है। तो कुल मिला के जो उनके दिमाग में आ रहा है वैसे ही चल रहा है, कोई पब्लिक का जो है डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। तो ये एक अर्थव्यवस्था का फेलियर होता है। द कमांड सिस्टम टेक इनटू कंसिडरेशन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो जो कमांड सिस्टम जो है टेक्स कंसिडरेशन, कंसिडर करता है द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन, तो वो जो वहां की पॉपुलेशन है, वहां की जो जनता है, उसके लिए, उसके दिमाग में जो उनके लिए बेहतर हो सकता है उनको कंसीडर करके, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, कमांड। कमांड मतलब क्या होता है, कमांड देना। जबकि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में क्या है, जनता के विचार लेना, ना कि उनको निर्देश देना। तो उनको कमांड दिया जा रहा है कि भाई इस नौकरी के लिए ये एलिजिबिलिटी चाहिए, इसके लिए ऐसा चाहिए, आप प्राइवेट स्कूल नहीं खोल सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप प्राइवेट चैनल्स नहीं चला सकते, सरकारी ही न्यूज चैनल चलेगा, नहीं तो आप प्राइवेट न्यूज चैनल में कुछ भी डाल दो। यूट्यूब बैन हो जाता है, इंस्टाग्राम बैन हो जाता है। देखिए अब चाइना में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब बंद है, हालांकि उनके अपने ऐप्स हैं, लेकिन ये चीजें बंद है। तो ये जो कमांड इकोनॉमिक सिस्टम है, इसको हम सोशल या समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। दूसरा है यहाँ पर मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन्वॉल्व वेरी लेस गवर्नमेंट। इसका कंसेप्ट क्या होता है, ये बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट होता है बहुत कम होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट सिर्फ निगरानी करती है, विजिलेंस करती है। जैसे कैमरा लगे रहते हैं, मॉल में कैमरा लगे रहते, उसमें क्या लगाता था, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हम आपको देख रहे हैं, भैया कोई सामान उठा के मत ले जाना, ठीक है। वी आर लुकिंग, हम निगरानी रख रहे हैं, आपको हाथ नहीं पकड़ेंगे आप कोई सामान चोरी करोगे तो, ना हम चिल्लाएंगे कि देखो ये चोरी हो रहा है, बट कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और जब बाद में कैमरे चेक होंगे तो आप उसमें पकड़े जाएंगे। तो सरकार का काम निगरानी रखना है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स खोले जाएं, प्राइवेट कॉलेज खोले जाएं, प्राइवेट बसें चलें, प्राइवेट ट्रेनें चलें, प्राइवेट एयरलाइंस हो, प्राइवेट जो है कोयला का उत्खनन हो, तांबे का उत्खनन हो, गैस का उत्खनन हो। इवन आप देखें यूएसए के जो एलन मस्क हैं, जिनका एक्स है, जिन्होंने ट्विटर परचेज किया, वो देखिए स्पेस पे, वो मार्स में कॉलोनी बनाने की बात कर रहे हैं। स्पेस, उनका अपना स्पेस सेंटर है जहां से लोगों के स्पेस छोड़ते हैं। तो देख सकते हैं ना कि प्राइवेट्स को वहां कितना अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो ये बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है। देखिए, ठीक है, इन्वॉल्व्स वेरी लेस गवर्नमेंट इंटरफियरेंस एंड इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल ऑफ द फ्री मार्केट। ये मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को जो है, सिद्धांत को फॉलो करते हैं कि बाजार को मुक्त रखना चाहिए। बाजार पर यदि आप नियंत्रण बना दोगे कि एमएसपी बना दो, जैसे किसान आंदोलन भारत में चल रहा है, तो उसमें क्या है, वो कह रहा है कि एमएसपी बना दो, ऐसा नहीं होगा। उनका मतलब है कि जो बाजार में मूल्य होगा, जो बाजार निर्धारित मूल्य करेगा, उस पर चीजें खरीदी जाएंगी, उस पर बेची जाएंगी। हालांकि सरकार वहां की जनता, किसानों का ध्यान रखेगी कि कैसे इनको लाभ हो, कहीं व्यापारी इनको जो है ठग तो नहीं। इस चीज पे सरकार की निगरानी रहेगी। ऐसा नहीं कि मुक्त व्यापार का मतलब सरकार को पता नहीं चल रहा कि आप क्या कर रहा है, सरकार को सब पता रहेगा। लेकिन सरकार किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक, तब तक कि कोई बहुत विकराल परिस्थिति ना आ गई हो। There is a scant exercise of control over resources. मार्केट फोर्सेस रेगुलेट डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, मार्केट का एक सीधा सिद्धांत है डिमांड और सप्लाई। जितनी मांग होगी उसको सप्लाई क्या करेगी, मार्केट करता है। जैसे आज सोशल मीडिया के दौर पर, व्हाट्सएप के दौर में लोग प्राइवेसी की मांग कर रहे हैं, तो कोशिश की जा रही है वहीं कंपनियां प्राइवेसी को दें। या जो भी भौतिक चीजें हैं, जैसे आज इलेक्ट्रॉनिक कारों की डिमांड आई है या बिना ड्राइवर लेस कारों की डिमांड आई है, तो टेस्ला आज बिना ड्राइवर रहित कार बनाने की कोशिश कर रही है। तो जो भी मार्केट में डिमांड होगी उसकी मार्केट पूर्ति करने के लिए लगातार मेहनत करेगा। इस अर्थव्यवस्था में ये कमी होती है कि ये लोक कल्याण को लेके स्कीम्स नहीं बनाती है, ये बाजार बेस्ड होती है। इसमें ये नहीं करेगा कि हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड बना दिया जाए, ठीक है, हर व्यक्ति को इतना इतना दिया जाए, ऐसा नहीं होता। ये बाजार आधारित होता है, डिमांड और सप्लाई के बेस पर होता है।
जैसे कोई टीवी चैनल है प्राइवेट है तो वो वही दिखाएगा जो जिस पे टीआरपी आ रही होगी। ऐसा नहीं कि सरकार उस पर कहे कि भाई ये चीज दिखाओ, ये लोगों के हित के लिए अच्छा है। हालांकि सरकार, मैंने फिर बोला कि नियंत्रण करने का या निगरानी करने का अधिकार है। मान लीजिए आप जैसे अभी यूके की बात करें तो यूके में गवर्नमेंट एक कानून लाई है कि जो 16 साल से कम बच्चे के, हमेशा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ एज को लेके, उनके लिए उन्होंने कुछ जो है रिस्ट्रिक्शन लाई है कि भैया मोबाइल में, यूट्यूब पर इस तरीके के कंटेंट ना दिखाया जाए जिससे बच्चों की मेंटल जो है उनके हेल्थ को लेके कोई इशू पड़े। जैसे हेल्थ को लेके कोई इशू हो तो सरकार उस पर गाइडलाइन जारी कर सकती है। जैसे आपने यूट्यूब पर देखा होगा, उसमें लिखा रहता है कि 18+ कंटेंट है तो ये आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार उनको किसी भी चीज के लिए क्या है, मना नहीं कर सकती कि आप ये चीज मत बनाओ। आप देख लीजिए, इसीलिए अमेरिका जैसे देशों में पॉर्न इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है, क्योंकि पब्लिक देखना चाह रही है तो वो बना रहे हैं वहां, इसलिए एक्स सर्टिफिकेट वहां मिलता है सेंसर बोर्ड, जबकि भारत में नहीं मिलता है। भारत कहता है हमारे कल्चर के खिलाफ है। There does exist some degree of government intervention in the form of regulation against monopoly and favor of fair trade। देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार का इंटरवेंशन नहीं, सरकार का हस्तक्षेप है, लेकिन किस रूप में? रेगुलेशन के रूप में। कि ऐसा नहीं कि कोई कंपनी मोनोपोली कर ले। जैसे ट्विटर है, एक्स है, तो इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप हैं जो यूएस में बने हुए हैं या बहुत सारे। तो सरकार ये भी नहीं चाहती कि किसी कंपनी मोनोपोली कर ले, ताकि दूसरी कंपनी जो है ग्रो ही ना कर पाए। तो उस मोनोपोली को रोकने के लिए सरकार रेगुलेशन करती है, नियम बनाती है। और फेयर ऑफ ट्रेड, जो बोलते हैं ना कि ईमानदारी पूर्ण व्यापार करने की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति, जैसे गांव में आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा 70s में, कि पूरी गांव में एक ही बनिए की दुकान है, तो वो चावल में कंकड़ बेच रहा है, या जिस रेट पे वो बेच रहा है उस रेट पे लोगों को खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि आसपास कोई दुकान नहीं है उस चीज की, तो मोनोपोली हो रही। तो सरकार खुद प्रयास करती है कि एक ही क्षेत्र में जैसे कई स्कूल हो जाएंगे तो उसमें सरकार एक फीस निर्धारित कर सकती है कि इससे ज्यादा फीस नहीं लेगी। या जब डॉक्टर से हॉस्पिटल हो तो उसमें एक नियम निर्धारित कर सकती है कि एक पेशेंट को आपको देखना पड़ेगा इमरजेंसी में, इतना पैसा निर्धारित होगा। तो ये सब चीजें सरकार इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में करती हैं। अमेरिका, फ्रांस, यूके जैसे देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं। अब हम आ जाते हैं वहां पर जहां हमने ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम की बात की थी, इसको हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दिस इकोनॉमिक सिस्टम रिटेन्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच देयर इज अ वेरी लिटिल स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ये रिटेन करती है, दिस इकोनॉमिक सिस्टम रिटेन्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जरूरी या महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको वो क्या करती है, रिटेन करती है। ऐसा नहीं है कि हर एक, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है कि आपने सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़ के किसी दूसरी अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट कर लिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीयता रहेगी, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, इन विच देयर इज अ वेरी लिटिल स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का डिवीजन। ठीक है, अब जरा देखें हमारे यहाँ जैसे खेती होती है तो हमारे यहाँ आज आप देखिए तो गवर्नमेंट स्कूल भी लगातार सरकार खोलती है, नहीं तो गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा, उसको भी सरकार लगातार स्मार्ट कर रही है। जैसे पीएम श्री योजना ला रही है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का है कि बहुत अच्छे स्कूल्स बना रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि सरकार प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट खोल रही है। सरकार ट्रांसपोर्ट का भी काम करती है, नगर निगम के स्तर पर जो बसें चलती हैं, मेट्रो चलती हैं, ट्रेन आज भी देखिए सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है। हवाई जहाज या एयरपोर्ट जरूर उन्होंने जो है प्राइवेट सेक्टर को इसमें एंट्री दिलाई है। कोयला को उत्खनन में लाइंस करती है। ओएनजीसी गैस प्राइवेट कंपनी निकालती है, सरकार की कंपनी भी निकालती है, जैसे ओएनजीसी है, भेल है, बीएचएल है, एलआईसी भी बीमा करती है, तो रिलायंस भी बीमा करती है। ठीक है, तो हर एक सेक्टर में आप देखें तो गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है और प्राइवेट प्लेयर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। जैसे अब जैसे सेना छोड़ दी जाए, पुलिस छोड़ दी जाए, परमाणु का मामला छोड़ दिया जाए, ऐसी कोई गुप्त चीजें हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में बीएसएनएल भी है तो जियो भी है, एयरटेल भी, आइडिया भी है। तो हर एक जगह जो है यहाँ पर हमने किया है। तो हमने बोला ना कि देयर इज अ वेरी लिटिल स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर। अ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन रूरल सेटिंग्स। ये गांव में बहुत ज्यादा पाया जाता है ट्रेडिशनल अर्थव्यवस्था। जैसे बार्टर सिस्टम था तो लोगों ने जैसे गेहूं के बदले उनसे बढ़ई को गेहूं दे दिए, तो उन्होंने उनको क्या किया, उनको खटिया बना के दी, जिसे बोलते हैं ना खाट।
या फर्नीचर कुछ बना के दे दिया, लोहार के पास गए तो उनने कोई व्यवस्था करके उनके लिए दे दी। पुराने जमाने में बैलगाड़ियों के पहियों में लोहा लगता था, लकड़ी का पहिया बनता था, तो एक दूसरे से वो कनेक्ट थे। तो रूरल सिस्टम में या ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है मेंटेन हो जाता है। और इन सच डेवलपिंग नेशंस वेयर फार्मिंग इज प्रीडोमिनेंट, ऐसे विकासशील देशों में, भारत भी विकासशील देश है, ब्राजील विकासशील देश, तो भारत जैसे विकासशील देशों में जो फार्मिंग है, जो खेती है, वो क्या है, एक प्रीडोमिनेंट है। मतलब सबसे ज्यादा जीडीपी में रोल एक जमाने में भारत में खेती का ही था। हालांकि अब जीडीपी में एग्रीकल्चर का रोल थोड़ा कम हुआ है, सर्विस सेक्टर बढ़ा है पिछले सालों से, आंकड़ा देंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन आज भी भारत की लगभग 50-55 बल्कि 60-62% आबादी एग्रीकल्चर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में जुड़ी हुई है। तो ऐसे देशों में हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं लगा सकते हैं। ऐसे देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट ही चलता है। सच सेटिंग्स यूजुअली हैव वेरी फ्यू रिसोर्स टू शेयर। तो ऐसी जब हम एग्रीकल्चर आधारित जब हमारी व्यवस्था होती है, जहां लोग 62% 60% आबादी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर से जुड़ी है, तो ऐसे में हमारे पास ऐसे रिसोर्सेस नहीं होते हैं उनके पास कि हर चीज प्राइवेट कर दी जाए। और हर चीज प्राइवेट होने के लिए पैसा हर लोगों के पास नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएगी कि एक व्यक्ति के हाथ में जब ये चीजें चली जाएंगी ना, तो उसमें उसकी मोनोपोली हो जाएगी। अब जैसे प्राइवेट बसें एक ही व्यक्ति चलाएगा तो वो मोनोपोली कर देगा। तो इसमें कई व्यक्तियां जब बस चलाने लायक हो गए तब सरकार ने इसका प्राइवेटाइजेशन किया। जब बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूल खोलने लायक होगा तो कर दिया। अब जैसे आप देखिए, राहुल गांधी आए दिन अडानी अंबानी पर आरोप लगाते हैं कि ये सब जो है अडानी अंबानी को जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उनके पास पोर्ट्स हो गए, बंदरगाह हैं, उनके पास एयरपोर्ट्स हैं, उनको उनको दे दिए गए, तो वो कभी भी मोनोपोली कर सकते हैं। इस बात का हमेशा खतरा बना रहता है। तो सरकार को चाहिए कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ, या एक सेक्टर में कई प्राइवेट प्लेयर्स एंट्री करें, तब जाके जो है उसका लाभ सरकार को मिले। तो इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को हम तरक्की करने से नहीं रोक रहे हैं। आप यदि अपने प्राइवेट बिजनेस कर, इसलिए सरकार देखिए एंटरप्रेन्योरशिप को कितना आज इंक्रीज कर रही है, स्टार्टअप को कितना सरकार सपोर्ट कर रही है। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर को भी सरकार, ऐसा नहीं है, एक आरोप लगा था कि एलआईसी बैठ, आज देखिए एलआईसी सबसे ज्यादा फायदे में है, बीएसएनएल, सबको सरकार ने बचा कर रखा। कहीं भी सरकार जो है गवर्नमेंट सेक्टर को, कहीं ये पीएसयू को कमजोर नहीं कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार बढ़ाने का प्रयास कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट हो, ज्यादा से ज्यादा पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़े और जॉब क्रिएशन भी ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये अर्थव्यवस्था के हमने तीनों फॉर्म को जाना। अगली क्लास में हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और तृतीय क्षेत्र जो टॉपिक है उसको हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।